नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि द्वारा लिखित उपन्यास वो लड़की। मैं पागलों की तरह किताबों को उलट पलट कर देख रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं पहले से ही डरा हुआ था और भी डर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। उसने मुझे 1 मिनट बाहर आने का इशारा किया। मेरा नाम राकेश है। मैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही हाथ बढ़ाकर उसने मुझसे यह कहा, अंकित महर्षि। लेकिन मैं केमिस्ट्री से हूँ, मैंने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया और हम दोनों चहलकदमी करने लगे। मैं लाइब्रेरी में रोज आता हूँ, पर आपको पहली बार देखा है, राकेश ने पूछा। मैं तो बरसों बाद आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी और रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये सारी किताबें पढ़ा करता हूँ। मैंने ही रिक्वेस्ट करके इन किताबों को मंगवाया है। वह बड़े उत्साह से बताता जा रहा था और मैं बस सुन रहा था। फिर चलते चलते थोड़ा घूमकर मेरी आंख में आंख डालकर वह बोला, आप यह सब क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं आप भी तो किसी ऐसे अनुभव से नहीं गुजर रहे हैं? नहीं, बस शौकिया तौर पर, मैंने अपने जूतों की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अब मैंने इशारों में ही लाइब्रेरी की तरफ हाथ करके पूछा, क्या अब मैं जाऊं? वह गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं वापस लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी आवाज सुनाई दी, अंकित जी। राकेश मेरे पास आ रहा था और जेब से एक कार्ड मेरे हाथ में थमाकर बोला, अंकित जी, प्रोफेसर राममूर्ति, जो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, वह सोमवार को यहाँ पर आ रहे हैं। उनका टाउन हॉल में सेमिनार है, आप जरूर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊँगा, मैंने उसके हाथ से कार्ड लेते हुए कहा। मैं लाइब्रेरी के अंदर जाने वाला था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। हेलो अंकित भाई, रात को फिल्म देखने चलेगा क्या? हाँ विकास। नहीं भाई, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थिएटर में मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो और लोग मेरा मजाक बनाएं। कमीने, हर शुक्रवार को तो तू जाता है फिल्म देखने के लिए। आज जब मैं बोल रहा हूँ तो तेरा मन नहीं है। भाई विकास, हर शुक्रवार को मैं तुझे पूछता भी हूँ, लेकिन तू ही मना कर देता है। भाई मैं मना नहीं करता, तेरी भाभी आने नहीं देती मुझे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसी वक्त उसकी शक्ल कैसी रही होगी। तो आज कैसे इजाजत मिल गई? मैंने पूछा। तेरी भाभी आज गांव गई हुई है, अकेला था तो पूछ रहा हूँ। नखरे मत कर यार, मूड खराब कर रहा है तू। यार एक काम करते हैं, शाम को कहीं घूमकर मस्ती करते हैं और रात को तेरे लैपटॉप पर हेट स्टोरी 3 देखते हैं। भाई मेरे पास कोई फिल्म नहीं है, मेरे पेन ड्राइव में पड़ी है। तू एक काम कर, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तू वहीं आ जा। ठीक है भाई, ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। विकास मेरा दोस्त है, जो इस बड़े से शहर के उन गिने चुने बंदों में से है जो मुझे सालों से जानते हैं। वो यहाँ पिछले साल से ही किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है। थोड़ी देर में वह आ गया। हमने बाहर खाना खाया, खूब मस्ती की और रात को रूम पर चल पड़े। इस शहर में कुछ गिने चुने घर ही हैं जिनमें गार्डन के नाम पर कुछ पौधे देखने को मिल जाते हैं। विकास का रूम भी ऐसे ही घर में था, जहाँ पीली कनेर लगी हुई थी। कुछ देर तो हमने इधर उधर की बातें की, उसके बाद फिल्म देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। घर से फ़ोन आया था मम्मी का। भाई पॉज करके रखना, मैं अभी 2 मिनट में बात करके आया। मम्मी शनिवार को घर आने के लिए बोल रही थी। सच यह है कि अगर वो फ़ोन नहीं करती तब भी मैं घर चला जाता। भाई बात हो गई हो तो आजा, ज़्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। ले भाई आ गया, ये बोल के जैसे ही पीछे पलटा तो मैं हक्का बक्का रह गया। विकास मेरे ठीक पास खड़ा था। अंकित, तुझे वो आवाज़ सुनाई दी? मैं यहाँ हूँ। तो ये बोल कौन रहा है? विकास बुरी तरह से डर गया था और पसीने से लथपथ हो गया। अबे आजा, फिर कहेगा अकेले फिल्म देखने लग गया। इस बार थोड़ी भारी आवाज़ कमरे में आई। इस बार आवाज़ सुनकर विकास की हालत खराब हो गई। वो मुझे पकड़कर रोते हुए पीछे करने लगा। नहीं भाई मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू अंदर आ रहा है या मैं बाहर आऊं?
इस आवाज को सुनकर मेरे और विकास दोनों के पसीने छूट गए। तभी चरमराते हुए कमरे का दरवाजा खुला। साले, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? दरवाजे को खोलकर कोई विकास जैसा बाहर आया। लेकिन कुछ इससे भी खौफनाक मंजर देखना मेरी जिंदगी में बाकी था। जिस विकास ने मुझे थाम रखा था, उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और वो बड़ी खौफनाक मुस्कान के साथ धीमे से बोला, तुम भी भुगतोगे। और काली परछाई में बदलकर पीले कनेर में समा गया। मैं होश खोकर जमीन पर गिर गया, लेकिन तुरंत विकास ने मुझे उठाया। उठ जा भाई अंकित। क्या हुआ भाई? ले रुक, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। विकास मेरे गाल थपथपाते हुए बोला, जिस डर को मैंने महसूस किया है, मैं नहीं चाहता कि कोई सपने में भी उससे रूबरू हो। मैंने तय किया कि इस बारे में विकास को कुछ नहीं बताऊंगा। भाई कुछ नहीं हुआ, मामूली चक्कर आया है, 2-3 दिन से बुखार है, तभी तो थिएटर के लिए मना कर रहा था। लगता है बीपी लो हो गया है। बस इतनी सी बात? मैं तो फालतू में ही डर गया था। चल तुझे हॉट सीन दिखाकर बीपी हाई करता हूँ। मस्त पिक्चर है भाई। और वो मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया। मूवी खत्म होने तक रात के 12:30 बज चुके थे। अब हम सोने की तैयारी करने लगे। विकास ने जैसे ही खिड़की पर पर्दे लगाए तो रात वाली घटना को याद ताजा होने से मैं पसीना पसीना हो गया। भाई ये पर्दे लगाने जरूरी है? मैंने पसीने पोंछते हुए कहा। भाई ये खिड़की सड़क पर खुलती है, यहाँ खिड़की में से गाड़ियों की रोशनी आने से नींद खराब होती है, इसलिए पर्दे लगाना जरूरी है। तुझे गर्मी लग रही है? कूलर थोड़ा तेज कर ले। इसके बाद हम सो गए। शायद पिछली रात सो नहीं पाया था, इसलिए मुझे सोते ही नींद आ गई। सही कहते हैं, डर पर हमेशा नींद भारी होती है। अचानक मेरी नींद टूटी और ऐसे लगा कि मुझे गर्दन पर बाईं तरफ से किसी ने कसकर पकड़ रखा है। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कमरा पूरी तरह से घिनौनी बदबू से भरा हुआ था। मैंने आंख खोलकर देखा, वही काली परछाई मुझे गर्दन से पकड़कर घसीट रही है और पता नहीं क्या बुदबुदा रही है। मेरे जिस्म को तो जैसे लकवा मारा हुआ था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था सिवाय आंसू बहाने के। कौन है वहां? छोड़ो उसे। मुझे घसीटने के कारण मेरे पास ही सोया विकास जाग चुका था। इससे पहले विकास उस काली परछाई की तरफ लपकता, वो काली परछाई मुझ पर झुकी और धीरे से बोली, तुम भी भुगतोगे, और लपककर पर्दे के पीछे चली गई। वो क्या था? मैं अंधेरे में विकास की शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह बहुत ही डरी हुई सी आवाज में ऐसे बोल रहा था, कहाँ गया वो? इतना कहकर उसने मोबाइल की लाइट जला दी। भाई ये सब मेरे साथ कल रात से हो रहा है, मैंने रोते हुए कहा। भाई बता तो सही, क्या बात है? कमरे में इतनी बदबू कैसे फैली हुई है? उसने मोबाइल को मेरे मुंह के पास लाकर पूछा। इससे पहले मैं कुछ बताता, कमरे में रखी बुक केस हिलने लगी। विकास के पांव पर ओढ़ी हुई चादर भी अचानक से किसी ने खींचकर दूर फेंक दी। विकास का सब्र टूट गया और वह बड़ा ही डरते हुए बोला, भाई यह सब क्या हो रहा है? तभी एक मोटी सी किताब बड़ी तेजी से आकर उसके सिर पर पड़ी और वह अचेत होकर बिस्तर पर गिर गया और मोबाइल के नीचे गिरने से वो भी बंद हो गया था। चाहते क्या हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़े हो? मैं अंधेरे में विकास को टटोलते हुए चिल्ला रहा था। तभी कमरे में हल्की सी रोशनी हुई, पर्दे चमक उठे। शायद रोड पर जाने वाली किसी गाड़ी की रोशनी उन पर गिर रही थी। लेकिन तभी पर्दे पर एक छाया प्रकट हुई। कोई लड़की पर्दे में ठीक इसी प्रकार से लटकी हुई थी जैसे जीसस को सूली पर लटकाया गया था। मुझे लगभग यकीन हो चला था कि आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए मैंने बटन ढूंढा और बल्ब जला लिया। पर्दे से वह परछाई अब गायब हो चुकी थी। मैं बस प्रार्थना कर रहा था, मैं आज नहीं मरना चाहता हूँ। घर पर जाने के बाद मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, बस आज। मुझे लगा मेरी प्रार्थना रंग लाई। कमरे में मैं आधा घंटे तक यूं ही बैठा रहा और कोई हरकत नहीं हुई। रात के 2:45 बज चुके थे। फिर अचानक कमरा उसी दुर्गंध से भर गया। मैंने डरते डरते पर्दे की तरफ देखा तो पता चला पर्दे पर खिड़की के अंदर की तरफ से कुछ खून के छींटे गिर रहे हैं। मैं बस सांस रोके उन्हें देखता गया। छींटे तेजी से गिरने लगे
और पूरा पर्दा खून से सन गया था। तभी मुझे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और वापस वही आवाज आई, तुम भी भुगतोगे। मैं बदहवास आगे की तरफ दौड़ा और दीवार से टकरा गया और जब खड़ा हुआ तो पर्दे के ठीक सामने था। शायद मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी थी। पर्दा तेजी से मेरे चारों तरफ लिपट गया और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और मैं गिर पड़ा। फिर मैं उठा तो मुझे बहुत ही हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। मैं किसी विभिन्न जगह पर था। वो एहसास जमीन पर खड़े होने के एहसास से बिल्कुल अलग था। मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर अचानक मैंने नीचे देखा और मैंने खुद को पर्दे में लिपटा पड़ा देखा। मैं बुरी तरह से कांप गया। मैंने खुद को छूने की कोशिश की पर मैं पर्दे में लिपटे शरीर को छू भी नहीं पा रहा था। मुझे पता चल गया कि मैं मर चुका हूँ। मुझे कोसों दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उन आवाजों की तरफ अप्रत्याशित तेज गति से गया। वो जाने का एहसास चलने के एहसास से बेहद अलग था, शायद उड़ने के एहसास से भी अलग। मैंने देखा वहां पर हजारों पर्दे टंगे पड़े हैं और उन पर्दों के पीछे से रोने की आवाजें आ रही हैं। तभी सुर्ख लाल आंखों वाली वही काली परछाई वहां पर आई और बड़े ही भयानक ढंग से बोली, कहा था ना तुम भी भुगतोगे। हा 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 हा। मैंने पहली बार उसकी इतनी जोर से और इतनी भयानक आवाज सुनी थी। मैं बस अपनी जगह पर जम सा गया था। पर तभी मुझे जानी पहचानी चीख सुनाई दी। यह वही चीख थी जो मैंने उस रात सुनी थी। उस चीख में इतना दर्द था कि मैं अपने अंजाम से बेखबर उस पर्दे की तरफ दौड़ने लगा जहां से वह चीख आ रही थी। तभी एक बेहद ठंडे हाथ ने मुझे कसकर खुद में जकड़ लिया। वो वही काली परछाई थी और उसने कहा, तुम थोड़ा जल्दी आ गए, तुम और भुगतोगे और फिर से आओगे। ये कहते हुए उसने मुझे बहुत ही तेजी से फेंका। मेरा पूरा बदन मानो टूट सा गया। मैं फिर से हिम्मत करके उठने की कोशिश में लग गया, लेकिन मुझ पर पर्दा लिपटा हुआ था। जैसे ही पर्दा उठाया तो मैंने पाया कि मैं कमरे में हूँ। सामने विकास सोया हुआ था और सुबह के 5:30 बज चुके थे। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का होता है, पर आज मैंने मरकर भी देख लिया था। उठकर मैंने कमरे को फिर से ठीक किया, किताबों को अपनी जगह पर रखा और विकास की चादर उसे उड़ा दी। पर्दे को फिर से लगा दिया। सुबह 7 बजे के आसपास विकास उठा और पागलों की तरह कमरे का चप्पा चप्पा छान रहा था। क्या कर रहे हो भाई, कुछ खो गया क्या? मैंने विकास से पूछा। भाई, मुझे रात को एक सपना आया कि भूत तुझे उठाकर ले जा रहा है और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे किताबों से मारा और मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। विकास अपने सर पर हाथ लगाते हुए बड़ा कंफ्यूज होकर बोला, सॉरी भाई, तू रात को पानी पीने के लिए उठा था, तब मैंने तेरा तकिया लगा लिया था और तू दीवार से टकराकर चुपचाप सो गया। मैंने बनावटी हंसी दिखाते हुए कहा। लेकिन तेरी गर्दन पर ये लाल निशान कैसा? विकास गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोला। एलर्जी, एलर्जी भाई। मैंने टी शर्ट खोलकर अपने कंधे के निशान दिखाए। भाई, उस तकिए वाली हरकत के लिए सॉरी, मैं मुस्कुराने का अभिनय करते हुए बोला। साले, तू दोस्त के नाम पर कलंक है, विकास सर खुजाता हुआ बोला। सॉरी भाई, अब मैं अपने कमरे पर जा रहा हूँ, मुझे तैयार होकर कॉलेज जाना है। यह कहकर मैं अपने कमरे पर आ गया। मैं कभी नहीं चाहता कि विकास को इस खौफनाक सच्चाई के बारे में पता चले। अब मैं अपने हाथ में राकेश के दिए गए कार्ड को लेकर अपनी डायरी में उन खौफनाक पर्दों की दास्तान लिख रहा हूँ। आज कॉलेज से सीधा मुझे घर जाना है। सोमवार का इंतजार रहेगा जब मैं प्रोफेसर राममूर्ति से मिलूंगा। क्या मालूम, शायद तब तक जिंदा रहूं या नहीं। अब हर आहट पर डरने लगा हूँ। कीचड़ की गंध भी मुझ में सिरहन पैदा कर देती है। तन्हापन का एहसास तो कोसों दूर है। अब तो लगता है कि हर कोई मुझे टकटकी लगाकर घूर रहा है। इंसानों से ना तो ज्यादा करीबी और ना ही ज्यादा दूरी बर्दाश्त होती है। पता नहीं कौन आकर कह दे कि तुम भी भुगतोगे। विकास के रूम से आने के बाद जैसे तैसे खुद को समेटकर तैयार होकर कॉलेज गया। अब डायरी पीछे बैग में ही रखता हूँ। पता नहीं कौन सा लम्हा मेरा आखिरी लम्हा हो
मैं पढ़ाने की हालत में नहीं था, इसलिए पढ़ाने की बजाय मैंने सभी क्लासों में सरप्राइज टेस्ट लिए। शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि कॉलेज में आज का दिन ठीक ठाक निकल गया। कॉलेज खत्म होते ही फिर से फोन बज उठा। मैंने देखा मम्मी का फोन आया था। हेलो बेटा अंकित। हाँ मम्मी बोलो। बेटा तुम आज आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। तो एक काम करना, आते वक्त सब्जी और एक नारियल जरूर लेते आना। ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी की रूनीचा पीर रामदेव जी में गहरी आस्था है। वह हर दशमी को हमारे कस्बे के ही एक मंदिर में उनको नारियल का प्रसाद चढ़ाती हैं। हाँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारे परिवार में कुछ ऐसे विचित्र वहम पाए जाते हैं कि देवताओं को केवल स्वच्छ सफेद नारियल का ही भोग लगाया जाता है। कई बार नारियल अंदर से लाल या खराब निकलने पर दोबारा से नारियल लाकर चढ़ाना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए मैंने 3 नारियल एक साथ खरीद लिए और सब्जी खरीदने के बाद मैं बस में बैठकर घर की तरफ निकल गया। बस में सबसे पीछे जाकर जगह मिली जहां पर 4-5 साधु बैठे थे जो शायद किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके आए थे। उनमें जाकर मैं भी बैठ गया। उनसे बातें करने का मन नहीं था मेरा, इसलिए मैं ईयरफोन लगाकर चुपचाप बैठ गया था। हालांकि मैंने गाने नहीं चला रखे थे। अचानक से बस में घिनौनी बदबू भरनी शुरू हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे खिड़कियों को खोलें या बंद करें। बदबू है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह अशुभ है और बेहद भयानक भी। जल्दी इसका कुछ करना होगा। एक साधु बड़े ही चिंतित स्वर में बोला। सभी साधु साधु माला निकालकर कुछ जाप सा करने लगे। फिर एक साधु ने कलश में से जल निकालकर पूरी बस में छींटे मारे। इन पाखंडियों को क्या हो गया? पागल हैं साले, सबका दिमाग खराब है। ऐसी टिप्पणियां साधु के लिए बस के यात्रियों के मुंह से आने लगी। इसके बाद साधुओं ने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया जो मेरे उतरने तक जारी रहा था। खैर जो भी हो, मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। घर आते ही मम्मी मेरे बदहवास चेहरे को पहचान गई और गर्दन पर लगे लाल निशान के बारे में पूछा। मैंने वही जवाब दिया जो पहले विकास को दिया था। मम्मी की जिद पर मैं उन निशानों को डॉक्टर को दिखाकर आ गया। वो डॉक्टर हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं, इसलिए उनको वक्त बेवक्त परेशान करते ही रहते हैं। हॉस्पिटल से वापस आते ही मेरी 4 साल की भतीजी ने मुझे घेर लिया। बहुत ही सीधी बच्ची है। वह कोई जिद्दी नहीं, कोई शैतानी नहीं, यहाँ तक कि वह बैठे बैठे टेडी बियर और तकिए से भी खेल लेती है। उसकी फरमाइशें शुरू हो गई। चाचू गाना सुनाओ, गोद में उठा लो, घुमाओ, और मैं एक एक करके उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से अपने खिलौनों में व्यस्त हो गई और मैं अपनी डायरी के पन्ने पलट कर देखने लग गया। तभी मेरा ध्यान मेरी भतीजी की बिट्टू की आवाज पर गया। हेलो, मैं बिट्टू बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हो? दीदी बोल रही हो। दीदी को किससे बात करनी है? चाचू से करनी है। अभी करवाती हूँ। चाचू, दीदी का फोन है। आगे की कहानी अगले भाग में।